में स्टूडेंट, आज हम लोग पैथोलॉजी का एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है आपका मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिकल सिस्टम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता क्या है। आप लोग शायद बचपन से पढ़े और हर किसी को पता होती है ये बात कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, या जो वो बनता है बोन से, जॉइंट से और मसल्स से। बोन्स के जो है वो 3 फंक्शंस होते हैं। क्या कर रहा होता है? मैकेनिकली सपोर्ट कर रहा होता है, मिनरल को स्टोर करवा रहा होता है और हेमाटोपोइसिस करवा रहा होता है, ब्लड सेल्स बनवाता है। इसके अलावा क्या होता है? प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ब्रेन जो होता है हमारे जो है सेंसिटिव पार्ट्स को, जो कि ब्रेन आ गया, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ गया और चेस्ट आ गया, और रिजिड इंटरनल सपोर्ट दे रहा होता है लिम्स वगैरह को। और इसके अलावा जो करवा रहा होता है आर्म्स वगैरह स्केलेटल मसल सिस्टम के अंदर। जॉइंट्स आर्टिकुलेशन जो है वो सिर्फ करती है एज ए यूनियन बिटवीन बोन्स एंड आर नेसेसरी फॉर द मैकेनिकल रोल्स ऑफ बोन। सबसे पहले हम जो इस टॉपिक के अंदर, इस कंपार्टमेंट के अंदर हम लोग बोन से रिलेटेड जो है चीज़ें डिस्कस करेंगे। बोन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, आपकी कंजेनाइटल डिजीज़ आ गए, आपके बोन से रिलेटेड एक्वायर्ड डिजीज़, बोन डेवलपमेंट, आपके फ्रैक्चर्स आ गए, ऑस्टियोनेक्रोसिस आ गया, बोन रिलेटेड आपके ट्यूमर, ऑस्टियोमाइलाइटिस आ गया, मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ आ गया और आपका बोन ट्यूमर्स आ गए। सबसे पहले ये कि कंजेनाइटल डिजीज़ और बोन क्या होती है, जो कि बाय बर्थ होती है। जब बेबी पैदा होता है तो उसके साथ कोई ना कोई डिजीज़ ऐसी एसोसिएटेड होती है जो कि उसकी बोन को क्या कर रही होती है, डैमेज कर रही होती है। कंजेनाइटल डिजीज़ ऑफ बोन रेंज फ्रॉम लोकलाइज मैल्फोरेशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। हेरिडिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो को एसोसिएट होते हैं एबनॉर्मेलिटीज़ से, और जिसकी वजह से उनका पूरा इंटायर स्केलेटल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है। और बाज़ दफ़ा क्या हो जाता है, इन सारी हेरिडिटी डिसऑर्डर्स की वजह से ये जो एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होती है उसमें क्या होते हैं, अक्सर बच्चों के अंदर क्या हो जाती है, एब्सेंस ऑफ बोन्स हो जाती है, किसी के अंदर एक्स्ट्रा बोन्स आ जाती है, किसी के अंदर फ्यूज बोन आ जाती है। इसका क्या रीज़न होता है? म्यूटेशन हो जाती है जीन की, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। म्यूटेशन में क्या होता है, बेसिकली जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना होता है अपने दोनों पोल्स के ऊपर। लेकिन अगर कहीं एक और जो है क्रोमोसोम जो है वो चला जाए, अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो उसको आप म्यूटेशन कह रहे होते हो। इसके अलावा आपके पास आ गया है एकॉन्ड्रोप्लेजिया। एकॉन्ड्रोप्लेजिया एक कंडीशन है, एक सिंड्रोम है। इसमें कलेक्शन ऑफ डिजीज़ जो है, सिंड्रोम का जहाँ पे वर्ड आएगा तो इट्स मीन होता है वहाँ से मुराद होगा कि बहुत सारी डिजीज़ का मजमूआ। ठीक है। रेफर्स टू द सिंड्रोम और फिर शॉर्ट लिम्ड हो जाता है, डार्फिज्म हो जाता है एंड मैक्रोसेफली हो जाती है। अक्सर बच्चे इस तरह से पैदा होते हैं कि उनका हेड बहुत बड़ा होता है, छोटे छोटे से हाथ पाँव होते हैं। ठीक है। और ये क्यों हो रहा होता है? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ नॉर्मल एपिफाइजल कार्टिलेज फॉर्मेशन। नॉर्मल कार्टिलेज जो है वो नहीं फॉर्म हुई होती, उसके फेलियर की वजह से इस प्रेजेंटेशन के साथ वो बॉर्न हो रहे होते हैं। ठीक है। हर 15,000 में से कोई ना कोई एक बर्थ ऐसी ज़रूर है जिसके साथ एक कॉन्ड्रोप्लेजिया कंडीशन होगी। ये इनहेरिटेड जो है ना वो एक कंडीशन है जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, हेरिडिटी में इनहेरिट आप क्या कर रहे हो, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो डोमिनेंट ट्रेट्स के साथ आप पैदा हो रहे थे। दीज पीपल्स हैव नॉर्मल मेंटेशन एंड लाइफ स्पेन। ठीक है। नॉर्मली होते हैं, लाइफ स्पेन इनकी नॉर्मली होती है। बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा होता है, म्यूटेशन हो रही होती है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 के ऊपर, जो कि है FGFR3 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर क्या हो जाती है, वहाँ पर एबनॉर्मलिटी हो जाती है। क्रोमोसोमल जो 16 है वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है, एबनॉर्मल जीन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी कंडीशंस हो रही होती है। म्यूटेशन जब हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है, वो इनहिबिट करवाती है किस चीज़ को, कॉन्ड्रियोसाइट्स को, और ग्रोथ प्लेट डेवलपमेंट क्या कर देती है, फीटल लाइफ के अंदर ये स्टॉप कर देती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं शॉर्ट स्टेचर्स होते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ एन एडल्ट मेल इज़ 131 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल्स की क्या हो जाती है, तकरीबन 124 सेंटीमीटर। ये तकरीबन आपकी 3-4 फीट के करीब की हाइट हो गई है। ये आपके सामने एक ऑन्टोप्लेजिया की तस्वीर है। एवरेज साइज़ का आप ट्रंक देख रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो शॉर्ट आर्म्स है, शॉर्ट लेग्स है और मैक्रोसेफली है। हेड साइज़ बहुत बड़ा है।
अब आपके पास आ जाता है स्कॉलियोसिस एंड काइफोसिस। अक्सर बच्चे इस एब्नॉर्मलिटी के साथ भी बॉर्न हो रहे होते हैं। स्कॉलियोसिस कंजेनाइटल भी हो सकता है, एडेप्टिव भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आपके कंजेनाइटल होता है। स्कॉलियोसिस एब्नॉर्मल लेटरल कर्वेचर होता है स्पाइन का, जो कि एडोलेसेंस यूजुअली इफेक्ट कर किसको कर रहा है, एडोलेसेंस गर्ल्स को। काइफोसिस रेफर टू एन एब्नॉर्मल एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर की एब्नॉर्मलिटीज को आप काइफोसिस कहते हैं। और अगर बोथ कंडीशन प्रेजेंट हो तो उसको काइफोस्कोलियोसिस टर्म एक यूज़ की जाती है। क्या रीज़न होता है, वर्टिब्रल बॉडी ग्रोज इन लेंथ। वर्टिब्रल जो बॉडी वो लेंथ में तो ग्रोथ होती है, उसकी हाइट भी होती है एंड प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। और फिर क्या हो रहा होता है, विच करस्पॉन्ड टू द ग्रोथ प्लेट्स ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब्यूलर वेन। बेसिकली इसके अंदर क्या हो जाता है, तो वर्टिब्रल बॉडी जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर देती है इन लेंथ वाइज, ठीक है। और मींस विड्थ वाइज नहीं, लेंथ वाइज, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइट इंक्रीज होती है, विड्थ नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि जो एंड प्लेट है आपकी वर्टिब्रा के ऊपर, उधर क्या है, स्ट्रेस आ रहा होता है, जो कि आपकी ग्रोथ प्लेट्स भी होती है लॉन्ग ट्यूबुलर बोन की। फिर दूसरा यहाँ पे अगर बहुत सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो बस ये हो रहा होता है कि जो वर्टिब्रल बॉडी है वो उसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही होती है रादर देन वेट। जब हाइट इंक्रीज़ होना शुरू होती है तो वर्टिब्रल कंपोनेंट के ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। प्रेशर लगता है तो बायो मैकेनिकली अलाइनमेंट क्या हो जाती है, उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से अपर एरिया आपका स्कॉलियोसिस में चला जाता है, अपर एरिया आपका उसमें चला जाता है काइफोटिक एरिया में, और नीचे स्कॉलियोसिस में चला जाता है, ठीक है। और फिर थोड़ा थोड़ा सा एज बढ़ता है तो लॉर्डोसिस की तरफ भी चला जाता है आपका लोअर एरिया, लंबर रीजन। तो फिर क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी पूरी की पूरी स्पाइन जो है ना वो कर्वेचर जो है उसका लॉस हो जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर ये हो रहा होता है, और ऑपोजिशनल साइड पे जो है वो ग्रोथ कर रही होती है। बस आपने इतना याद रखना है। इन स्कोलियोसिस फॉर अननोन रीजन वन पोर्शन ऑफ द एंड प्लेट ग्रोथ फास्टर देन द अदर। एक जो एरिया है वो ज़्यादा ग्रो करेगा फास्टर रादर देन अदर साइड, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। एक इसका ये भी रीज़न है, विड्थ वाला भी रीज़न है, दूसरा इसकी ग्रोथ का भी रीज़न है। तो सब बस आपने इतना याद रखना है, एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही होती है जिसकी वजह से लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन प्रोड्यूस होता है। और ये सारा कहाँ पे हो रहा होता है, प्रोसीजर्स एंड प्लेट के ऊपर होता है। कहीं पे एंड प्लेट जो है वो फास्टर ग्रोथ कर रही है, कहीं पे हाइट इंक्रीज़ कर रही है, कहीं पे वेट इंक्रीज़ कर रही है, तो वो पूरा स्पाइनल यूनिट डिस्टर्ब होता है। काइफोसिस के अंदर क्या हो जाता है, सिवियर हो जाता है। द पेशेंट में डेवलप कार्पोमोनल एंड जॉइंट प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग द हिप रीजन पे जो है ना ये प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा हिप के अंदर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी डेवलप हो जाती है। एक हिप के साइज से जो एक एरिया आपकी जो लेग्स का निकल रहा है, आपने देखा एक लेग बड़ी एक लेग छोटी, क्योंकि टाइटनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाता है। इसका क्या ट्रीटमेंट हो जाता है, ब्रेसेस वगैरह दिए जाते हैं, इंटरनल फिक्सेशन की जाती है, और फिर क्या चीज़ होती है, सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाया जाता है ताकि स्ट्रेट कर सकें स्पाइन को। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है कनेक्टिव टिश्यू का, वो भी म्यूटेशन ऑफ जीन की वजह से होता है। यूजुअली टाइप 1 कोलिजन इन्वॉल्व होता है और वो आपका इफेक्ट करता है स्केलेटल जॉइंट्स, एयर्स, लिगामेंट, टीथ और स्क्लेरा ऑफ द स्किन को। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द हार्ड एंड ईजी ब्रोकन बोन, इसकी वजह से फ़ॉरन ईजीली जो है ना वो बोन जो है वो टूट जाती है, इम्परफेक्ट बोन हो जाती है। पैथोजेनेसिस में क्या है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इन्वॉल्व करता है म्यूटेशन को, कोलेजन 1 जीन को, विच इनकोड द अल्फा ए एंड अल्फा 2 चेन ऑफ टाइप 1 प्रोकोलेजन, द मेजर स्ट्रक्चर प्रोटीन ऑफ द बोन जो होती है उसको इम्पेयर कर देता है। जब वो इम्पेयर हो जाती है स्ट्रक्चर देने के लिए बोन को, तो वो क्या हो जाती है, ऑस्टियोजेनेसिस उधर प्रॉपरली नहीं हो रही थी, इसकी वजह से वीकनेस हो जाती है, फिर पैथोजेनेसिस जो आपकी डेवलप हो जाती है, और ये आपके 17 और 7 नंबर पर होती है। म्यूटेशन कॉज substitution of the other amino acid for the glycerine type 1 collagen at every third residue। ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन है, हर थर्ड पर्सन के अंदर जो है ना ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही होती है, म्यूटेशन हो रहा होता है अमाइनो एसिड और ग्लिसरीन टाइप 1 कोलेजन का। दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। टाइप 1 क्या होती है, माइल्ड फॉर्म होती है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं, ठीक है। व्हेन चाइल्ड बिगिन वॉकिंग एंड सिटिंग के अंदर जैसे ही बच्चा चलना शुरू किया, हल्की सी लगी, दीवार से टकरा गया तो फ़ौरन से फ्रैक्चर हो जाते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, ब्लू स्क्लेरा कंडीशन है, थिन स्क्लेरा विद अंडरलाइंग कोरॉइड्स। ब्लू स्क्लेरा हो जाता है, स्क्लेरा जो होता है आपको वो ब्लू कलर का हो जाता है। हेयरिंग एब्नॉर्मलिटीज़ शुरू हो जाती है जैसे ही वो 20 या 30 साल की एज में प्रॉब्लम होता है। वो बंदा जो है ना हमेशा बहुत थिन रहता है और कर्व बोन्स और ब्लूइश और येलो टाइप के टीथ रहते हैं।
फ्रैक्चर और सीवियर बॉन्ड डिफॉर्मिटी होती है और इसमें भी हाइट जो है वो छोटी रह जाती है। और टाइप 3 के अंदर बैरल शेप की रिपकेज हो जाती है, शॉर्ट स्टेचर होता है, तीत जो होते हैं वो अजीब से ब्रिटल टाइप के हो जाते हैं, हियरिंग लॉस प्रॉब्लम भी होती है। और 4 के अंदर जो है वो सिमिलर होती है टाइप 1 की तरह, वाइट स्क्लेरा हो जाता है, बोन कॉर्टेक्स में मैच्योर ड्यूरिंग एडोलेसेंस और आफ्टरवर्ड। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं बोन से रिलेटेड कंजेनाइटल डिजीजेज ऑफ बोन और एक्वायर्ड डिजीजेज ऑफ बोन डेवलपमेंट, जिसमें फ्रैक्चर आपका आ जाएगा और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। फ्रैक्चर क्या हो जाता है, मोस्ट कॉमन बोन लीजन होता है जिसको आप डिफाइन करते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द बोन। बोन की जो कंटिन्यूटी होती है वो कहीं से भी डिसकंटिन्यू हो जाए तो वो फ्रैक्चर कहलाता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है मसल्स या टिश्यू वगैरह का, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होता है। यूजुअली जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होते हैं वो लोअर लिम्ब के होते हैं और अचानक से होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। फ्रैक्चर को आप क्लासीफाई करते हैं ट्रॉमा की वजह से, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होते हैं या स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है कोई गिर गया, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट वगैरह हो गया, आप खेल रहे थे, कुछ फुटबॉल वगैरह हो गया, आप स्टेयर से स्लिप हो गए, इन सब रीजन्स की वजह से आपका फ्रैक्चर हो सकता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इसमें क्या हो सकता है, आपकी बोन्स इतनी ज़्यादा वीक थी जिसकी वजह से क्या हो गया, वो आराम से ब्रेक हो गया, आप उसको क्या कह सकते हो, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कह सकते हो। ओवर यूज़ की वजह से स्ट्रेस मिला और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बोन कॉर्टेक्स वाले एरिया में क्या हो गया, आपका फ्रैक्चर हो गया। स्ट्रेस की वजह से माइक्रो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। एवल्जन फ्रैक्चर आपका जो होता है लेटरल मैलुनस में ओवर यूज़ की वजह से होता है। दे कैन बी रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड मैकेनिकल इंजरी, प्लेयर्स वगैरह में बहुत कॉमन होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर और मोर कॉमन इन एथलीट्स, मैंने आपको अभी बताई थी ये बात। कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर की स्टेबल टाइप्स की अब हम बात कर रहे हैं। स्टेबल फ्रैक्चर क्या होता है, जो ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन लाइन अप, ऐसे फ्रैक्चर जिस पे आप कास्ट वगैरह कर रहे हो खुद ही जो है लाइन अप हो जाए, तो वो आपके स्टेबल फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर वो होते हैं कि स्किन वगैरह ये आपके सामने पिक्चर आ रही होगी कि वो पूरी की पूरी डैमेज हो गई और इस तरह से डैमेज हुई कि आपकी सारी फेशियल लेयर्स वगैरह हो गई, बोन्स भी आपकी इम्पेयर्ड हुई और विजिबली आपको बाउंड नज़र आ रहा होता है, इंटरनल फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ये हो गया, ऑब्लिक स्टाइल के अंदर होता है। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज अ हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर लाइन, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर लाइन हो गई, ठीक है। और ये ओब्लिक हो गया जो एंगुलर पैटर्न के ऊपर हो गया। कम्युनेटेड फ्रैक्चर जिसमें आपका पूरा का पूरा सेगमेंट बोन का आ जाए या 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, ऑब्वियसली पेन होगा, अब पेशेंट जो है वो मूव नहीं कर सकता इंजरी की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, स्वेलिंग हो जाएगी, टेंडरनेस उसी एरिया में और इसके पेरिफेरी एरिया में, ब्रूजिंग होना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन वगैरह और डिफॉर्मिटी वगैरह भी सम टाइम हो जाती है। ऑस्टियोनेक्रोसिस क्या होता है, ऑस्टियोनेक्रोसिस बोन्स के अंदर नेक्रोसिस ड्यू टू सम इन्फेक्शन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑस्टियोनेक्रोसिस रेफर टू डेथ ऑफ द बोन हो जाती है ड्यू टू द एब्सेंस और इन्फेक्शन, एब्सेस सॉरी इधर रॉन्ग लिखा हुआ है, बोन इन द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। ऑस्टियोनेक्रोसिस का मैं आपको थोड़ा सा ही बताना चाहती हूँ। बेसिकली होता है कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद इन्फ्लेमेशन की तरफ चला गया और उसके बाद नेक्रोसिस हो गया। नेक्रोसिस इतना ज़्यादा हुआ और आपको पता है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, एम्पुटेशन करने तक आप पहुँच जाते हैं। एम्पुटेशन में कभी कभी आपको लिम्ब हटाना पड़ जाता है, तो ये बहुत ख़तरनाक सी कंडीशन होती है। किन लोगों में होती है, जॉइंट इंजरीज जिन्हें हो रही हो, अल्कोहल अब्यूज़र्स में, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उन लोगों में, और जिनको आर्थराइटिस या कैंसर वगैरह उनमें। इसमें क्या होता है, जो कैंसरलेस बोन और जो कॉर्टेक्स होती है अंडरगो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर की तरफ जाती है। नेक्रोटिक कैंसरलेस बोन हील बाय क्रीपिंग सब्सटीट्यूशन इन विच द नेक्रोटिक मैरो इज रिप्लेस्ड। आपने ये याद रखना है, जो नेक्रोटिक मैरो होता है वो रिप्लेस हो जाता है न्यूरोवस्कुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो आपके जो टिश्यू होते हैं। इसी वजह से ये आपके पूरे न्यूरोवस्कुलर कंपार्टमेंट को क्या कर जाता है, इम्पेयर कर देता है, नेक्रोज कर देता है। और फिर ये इन दी एंड आपका कहाँ पहुँच जाता है, प्लूरीपोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं, तो प्लूरीपोटेंशियल सेल्स नेसेसरी फॉर बोन रिपेयर, ठीक है, उसको जाके क्या कर देता है, ये पूरा का पूरा डिटोरिएट कर देता है। तो प्लूरीपोटेंशियल सेल्स जो है वो होने ज़रूरी है इसकी रिपेयर के लिए, लेकिन एंड स्टेज पे जाके क्या करता है, ये उसको भी जाके इफेक्ट कर देता है, पूरा सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देता है। दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज द डेथ ऑफ द बोन। नॉन ट्रोमेटिक में क्या होता है, एम्बोलाइज्ड हो जाता है, ब्लड क्लॉट और लिपिड ड्रॉपलेट्स जो है ना वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। दिस लीड टू द डेथ ऑफ ऑस्टियोसाइट्स के जो आपके सेल्स हैं उनको क्या कर देता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। और बोन मैरो की प्रोसेस को, जो रिपेयर करने वाला प्रोसेस है, उसको भी जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, फिर क्या होता है, फॉलोड बाय द रिपेयर प्रोसेस टू द रिमूव नेक्रोटिक बोन एंड मैरो एंड रिप्लेस देम विद अ वाइबल टिश्यू। ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट, देखिए ये लीड करा है स्किन से, सुपरफिशियल लेयर से, देन
क्या हुआ, ये डीप चला गया, डीप के बाद ये पेनिट्रेटिंग उसमें चला गया थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद इसने क्या किया, न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व किया। उसके बाद इसने लॉन्ग बोन की शाफ्ट को इन्वॉल्व किया। उसके बाद इसने क्या किया कि वो जो आपके बोन मैरो सेल्स है उसको जाके एंड स्टेज पे जाके जो है उसको जाके इसने क्या करना, टारगेट करना शुरू कर दिया। इफ द इन्फार्क्ट इज फॉल दिस प्रोसेस में सक्सीडेड, बट अगर ये बहुत बड़ा हो तो फिर आपने जो है ना वो एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ता है। हाउएवर इन सम पेशेंट द प्रोसेस इज नॉट सक्सेसफुल एंड दे इनफैक्ट ग्रेजुअली कोलैप्स हो जाता है, इनफैक्ट बोन तबाह बर्बाद हो जाती है। द ओवरलाइंग आर्टिकुलर सरफेसेस बिकम फ्लैटर्ड हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 की तरफ चले जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या, ये सिम्टोमेटिक होते हैं इनिशियल वीक्स तक, ठीक है, जब तक ये सारा इवेंट हो रहा होता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं मुझे पेन होना शुरू हो गया, ग्रेजुअली इतना ज़्यादा होता है कि जॉइंट्स कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, प्रोलैप्स, बिल्कुल ही जॉइंट कोलैप्स और शॉर्टनिंग में चले जाते हैं। पेन इंक्रीजेज जैसे ही आप कोई मूवमेंट करता है, ऐसा पेशेंट कह रहा होता है इतना सिवियर पेन होता है, ऐसा लगता है किसी ने गोली मार दी हो, इस तरह का वो बहुत बस्टिंग कंडीशन वाला पेन होता है। और वेट बियरिंग जो है ना, वेट बियरिंग में होता है और सिर्फ रेस्ट से रिलीफ मिल रहा होता है। ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन और बोन मैरो हो जाती है, ठीक है। ऑस्टियोनेक्रोसिस आपको याद रखना है, बोन्स को पूरा नेक्रोज किया, नेक्रोज करने के बाद इट कैन बी डेवलप ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन एंड बोन मैरो तक प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा आपने सिर्फ इतना याद है कि आप इतना डिटेल में नहीं जाए। ऑस्टियोमाइलिटिस में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है बोन की, बोन मैरो की। इसका क्या होता है, एस ओरियस इसका एक होता है, स्टेफाइलोकोकल ओरियस इसका पैथोजन होता है जो इसको करवा रहा होता है, माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस, एटीबी। आपने दो कॉजेज याद रखने हैं, कौन इसको करवा रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाते हैं बोन के अंदर 3 तरह से। मैंने अभी भी आपको बताया कि नेक्रोसिस अगर वो चला जाए तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो किस तरह से फैल जाता है, इन्फेक्शन के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या डायरेक्ट कंटेमिनेशन से। ऑस्टियोमाइलिटिस प्राइमरी इफेक्ट करती है मेटाफाइजल एरिया को जो बोन का होता है, क्योंकि वहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई काफ़ी अच्छी होती है उस रीजन के अंदर। जब इस रीजन के अंदर वो उस एरिया को इम्पेयर कर देता है तो फिर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। इफ़ द ऑर्गेनिज्म इज विरुलेंट एंड कंटिन्यूस एंड प्रोलिफरेट, अगर वो इतना खतरनाक ऑर्गेनिज्म है वो अंदर जाता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज मोर डेंजरस एज कंपैरेटिवली स्टेफाइलोकोकस ओरियस। इट क्रिएट इंक्रीज प्रेशर ऑन द एडजेसेंट थिन वॉल्ड वेसल्स के ऊपर जाके क्या करता है, वो प्रेशर दे रहा होता है और मैरो कैविटी को पूरा का पूरा क्या कर जाता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है वहाँ पे एंटर होने के बाद। जब प्रेशर लगा वेस्कुलर सप्लाई जो है उस एरिया की इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती है और फिर क्या हो जाता है, प्रोड्यूस बोन नेक्रोसिस। अभी मैंने आपको यही वाली बात बताई है कि वो पेनिट्रेट होने के बाद आखिर में कहाँ चला जाता है, बोन नेक्रोसिस करवा देता है। तो बोन नेक्रोसिस जो है वो कॉज बन जाता है ऑस्टियोमाइलिटिस का। तो दे आर बोथ इंटरकनेक्टेड अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजिकल फिनोमेना। द नेक्रोटिक एरिया जो है ये वेस्कुलर जोन हो जाता है आपका। जो नेक्रोटिक एरिया जब क्रिएट हो जाता है वो क्या हो जाता है, वेस्कुलर जोन तो रहता नहीं, क्योंकि वो सारा न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स और आपका सारा का सारा जो ब्लड सप्लाई है उस जोन का बिल्कुल ही क्या कर जाता है, डिटोरिएट कर देता है। और फिर वो क्या करता है, फर्दर अलाउ करता है प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया। साइन एंड सिम्टम्स, फीवर, चिल, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, बोन पेन हो जाता है, स्वेलिंग, रेडनेस हो जाती है, इन्फेक्शंस वगैरह हो जाता है। ये उसका कॉज ऑस्टियोमाइलिटिस की एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन है ऑस्टियोनेक्रोसिस, बोन डेथ। जब मैं आपको ऑस्टियोनेक्रोसिस बताई थी तो मैंने आपको बताया वो सुपरफिशियली गया, देन वो डीप गया, फिर वो ब्लड के थ्रू स्ट्रीम तक वो कहाँ पे जाके उसने एंड टारगेट बोन मैरो को जाके क्या किया, इफेक्ट करना शुरू कर दिया। और ये सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस मैंने आपको भी बताया। ऑस्टियोनेक्रोसिस की वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस होता है, मतलब ऑस्टियोनेक्रोसिस इन द एंड स्टेज लीड्स टू पेशेंट किसकी कंडीशन की तरफ, ऑस्टियोमाइलिटिस की तरफ। सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, इम्पेयर्ड ग्रोथ हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है इसकी वजह से, स्क्वामस सेल वगैरह जो वहाँ पे होता है। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन भी हो, वेरी डेंजरस कंडीशन, ऑरिजिनेट फ्रॉम द लंग। टीबी लंग के अंदर थी, लिम्फ नोड के अंदर। जब तक वो बिनाइन स्टेज की थी, पेशेंट ने ट्रीट नहीं करवाया, उसके बाद क्या हुआ, मैलिग्नेंसी। लंग से क्या हुआ, वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू होते होते पल्मोनरी से दोबारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक से दोबारा पल्मोनरी सर्कुलेशन तक गए। और उसके बाद ये पूरे पहले ना 2 साइकिल्स वो कंप्लीट करता है। उसके बाद क्या करता है, पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ आपका ब्लड जा रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वहाँ वहाँ मूव करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, वो टारगेट करता है, सबसे ज़्यादा वो स्पाइन एरिया को टारगेट करता है और बोन्स एरिया को, और वो रीच कर जाता है बोन में। और हेमाटोजेनेसिस स्प्रेड, मैंने आपको बताया ब्लड के ज़रिए क्या चला जाता है,
स्पाइन और पॉट डिजीज़ भी कह रहे होते हैं, और ये इफेक्ट कर रहा होता है आपकी वर्टिब्राe और लैमिना को। थोरेसिक वर्टिब्राe आर द मोस्ट कॉमन जो है इसकी वजह से इफेक्ट हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस में वो क्या करवाता है, स्पॉन्डिलाइटिस करवाता है ट्यूबरक्लोसिस एट द अदर साइड। ग्रेनुलोमास फर्स्ट प्रोड्यूस कैंसर केसेस नेक्रोसिस होता है, फिर वो बोन मैरो में जाता है जिसकी वजह से स्लो हो जाती है रीअब्जॉर्प्शन बोनी ट्यूबरकल एरिया के ऊपर, और वहाँ पे क्या हो जाती है सिस्टिक स्पेस के अंदर जो है ये जाके एक्यूमुलेट हो जाता है बोन्स की, और फिर पॉट डिजीजेस करवाता है। बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल और नो रिएक्शन बोन फॉर्मेशन इफेक्टेड वर्टिब्राe यूजुअली कोलैप्स कर देता है, जिसको काइफोसिस और स्कोलियोसिस। इसके साइड इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस बता रही हैं क्या क्या कर रहा होता है, व्हाट लेवल्स। इंटरवर्टिब्रल डिस्क को ये पूरा क्रश कर देता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर करवा देता है, ठीक है। ये बहुत डेंजरस हो जाता है और बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है। स्पाइनल टीबी इज़ मोर वर्स्ट कंपैरेटिवली लंग की टीबी तो फिर भी ट्रीटेबल है, पॉट डिजीज़ को ट्रीट करना वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बोन्स के बारे में हम आगे और देख रहे हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ की तरफ अब हम चल रहे हैं। बोन ट्यूमर्स क्या क्या होते हैं, सॉरी पहले हम थोड़ा सा इसको देख लें, मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ को। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, पोरस बोन होता है, डिजीज़ कैरेक्टर बाई इंक्रीज स्पॉन्जीनेस ऑफ द बोन रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस बोन मास। स्पंजी हो जाती है, बोन मास रिड्यूस हो जाता है, प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। यू वेरी वेल नोन अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। टाइप 1 होती है और पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होती है, वो एसोसिएटेड होती है जब आपका ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाता है और बोन क्या हो जाती है, पोरस होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से ट्यूबरक्युलर आपने जो याद रखना है वो याद रखना टाइप 1 है, या आप उसको पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, जो कि एसोसिएटेड होता है डिक्रीज लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन। जब मेनोपॉज की स्टेज आती है तो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से इफेक्ट आता है ट्यूबरकल पर, और फिर क्या हो जाता है, बोन वीकनेस और पोरस शुरू हो जाती है। टाइप 2 सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कॉन्सिक्वेंसेस होता है एजिंग के, जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ी तो उसकी वजह से हो जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी इंटेक की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, क्योंकि जब एज रिलेटेड चेंजेस आना शुरू होते हैं तो अपटेक नहीं हो रहा होता है कैल्शियम और विटामिन डी का, और अल्टीमेटली पेशेंट टाइप 2 ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप कर रहा होता है। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, सेल्स दैट रीअब्सॉर्ब बोन आर रेगुलेटेड बाय पैराथायरॉइड हार्मोन। ये पूरा एक फिनोमेना बताया गया। कैल्सिटोनिन और ईस्ट्रोजन विटामिन डी क्या कर रहे होते हैं, वेरियस साइटोकाइन्स होते हैं, अदर लोकल फैक्टर्स होते हैं जिस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन। इन सारी ये जो फिजियोलॉजी में आपने सारा पढ़ा है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही होती है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर बोन मास पीक बिटवीन द एज ऑफ 25 to 35 ईयर्स एंड डिक्लाइन देयर आफ्टर। जो पीक लेवल होता है नॉर्मल कंडीशन, जो बोन मास या आपकी कैल्शियम या विटामिन डी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, आपकी वो एज होती है। ब्लैक सच इज हायर बोन मास देन वाइट्स। ब्लैक्स के पास बोन मास ज़्यादा है कंपैरेटिवली वाइट के पास। मैन हैव हायर बोन मास कंपैरेटिवली वुमेन। ऑस्टियोपोरोसिस और क्या, मेनोपॉज बोन लॉस इज एक्सेलरेटेड टू अबाउट 3 to 5% पर ईयर, जो है वो बोन मास आपका डिक्रीज हो जाता है, और फॉर अबाउट 5 to 7 ईयर्स, एंड देन द रेट लॉस स्लोली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता और स्लो होता जाता है। क्यों हो रहा होता है कि जब बोन लॉस हो जाता है, लो बोन मास की वजह से क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरस होना, बोन शुरू हो जाती है, और रीमॉडलिंग साइकिल इसमें फेलियर हो जाता है। रीअब्जॉर्ब कोई इतना मुश्किल क्या आती है, आपने सिर्फ ये रखनी, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, विटामिन डी कैल्शियम अपटेक नहीं हो रहा है, बोन्स के अंदर जो है ना वो ब्लड से अपटेक नहीं कर पा रहे हार्मोन्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बोन डेफिसिट हो जाती है। किसके लिए, कैल्शियम एंड विटामिन डी एक्यूमुलेट उसमें प्रॉपर नहीं हो रहा होता, और फिर जब पोरोसिटी डेवलप हो जाती है वो कंडीशन आपकी ऑस्टियोपोरोसिस होती है, और उसके डिफरेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। ये यहाँ पर पूरा बताया हुआ है। रिस्क फैक्टर बताया हुआ है कि फ़ीमेल में ज़्यादा है, मेल में फिज़िकली एक्टिविटी में, और इसके अलावा अर्ली मेनोपॉज है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कहते हैं कि वो लोग जो 2 साल 3 साल तक लगातार एक्सरसाइज करते हैं, वो आगे आने वाले 4 साल 5 साल के लिए ऑस्टियोपोरोसिस जो आपको 2 साल बाद आने वाली होती है, आप ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करने वाले होते हैं, जिन लोगों को एक्सरसाइज की आदत होती है, वो 4 से 5 साल और डिले हो जाती है, या कैल्शियम इंटेक अच्छा नहीं होता। तो ये सारी की सारी कंडीशन है। सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट को पेन होता है, ऐसे लोग जल्दी जल्दी फ्रैक्चर्स डेवलप कर लेते हैं, ये सिम्टोमेटिक होता है, इतना कुछ नहीं होता, एज रिलेटेड होता है। क्रॉस मॉर्फोलॉजी है इसकी।
थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और अपना नया टॉपिक पे चलेंगे। थैंक यू।